हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके पेपर 24 फरवरी से होने जा रहे हैं। तो आपके लिए हमने एक सीरीज निकाला कि मतलब हर एक सब्जेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, आपको एक सीरीज देने जा रहे हैं। जिससे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जो आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपकी परसेंटेज तो अच्छे ही आ जाएंगे। ये तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, 100% की गारंटी है कि आप जितने इस नोट में जितने क्वेश्चन लिखे हैं, अगर आपने इनको सभी को कर लिया ना तो आपको मान लो पक्का है आपके परसेंटेज अच्छे आना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो बोल रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, घटकों के क्या कार्य हैं। तो देखो लिखा है मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं। रक्त का नंबर 1 रक्त है। रक्त का काम शरीर के महत्वपूर्ण भागों में भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाना है। यह कार्य रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा क्या है, हृदय। हृदय के मुख्य 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 2 जिसमें बायां दायां होते हैं। ठीक है। जो ऑक्सीजनित रक्त तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करने में सहायक होते हैं। हृदय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। फिर क्या है, नलिकाएं हैं। तो धमनी में रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती हैं, तथा शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाने का कार्य करती हैं। दूसरा है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कोशिका रक्तस्राव हाँ, प्लेटलेट कोशिका रक्त के स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। जितने क्वेश्चन लिखे हैं ना, जितने आपने कर लिया और जितना इसमें नोट्स में लिखे हैं सिर्फ आपको उतना पेपर में लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक। सुनो, स्तनधारी तथा पक्षियों को विभिन्न कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा ऊर्जा इन जीवों के शरीर के तापक्रम को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रहने पर शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। अतः स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के क्या घटक। तो देखिए उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के मुख्य घटक जाइलम तथा फ्लोएम है। जाइलम का काम मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज लवणों एवं पादपों में वहन करना, और फ्लोएम का कार्य या काम पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन की पादप के संपूर्ण भागों में पहुंचाना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का वहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक में जड़ तने और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन। चलिए ठीक है, आप इस चौथे वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर अपने से पढ़ लेना। ठीक है। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन बेस्ड होंगे। 3-4 एमसीक्यू से फिर आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्या रहा है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है। तो नंबर 1 हो जाए आपका अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेक्सीनियम। किसमें होता है आपका ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ईस्ट सही हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा, अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका या डी डिम्बवाहिनी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो शुक्रवाहिका होती है नर जनन तंत्र का भाग होती है। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए। ठीक है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा अलैंगिक जनन की तुलना में इसके अनेक लाभ हैं। लैंगिक जनन में 2 भिन्न तथा लैंगिक असमानताएं वाले जीवों में आए युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रकार के जनन में संतति के गुणों में भिन्नताएं आती हैं और वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में भी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने में सहायता करती हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, मानव में वृषण की क्या है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर पूछ सकता है। तो क्या मानव में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो शुक्राणु के उत्पादन तथा लड़कों में यौनारंभ के लक्षण जैसे चेहरे पर बाल आना, मोटी आवाज़ का होना, ठीक है, नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 5 है, ऋतुस्राव क्या होता है। तो गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को
करने एवं उसके पोषण के लिए तैयारी करता है। परंतु यदि अंड कोशिका का निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मंसल एवं स्पंजी हो जाती है और निषेचन होने के कारण यह परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहती है। इसकी अवधि 2 से 8 दिन की होती है। इसकी अवधि कितनी होती है? 2 से 8 दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। 1 मिनट बच्चे, रुकना थोड़ा जरा बस। हाँ, देखिए आपका यह नर जनन तंत्र आ गया, तो आप ऐसे ही हेडिंग डालोगे प्रश्न नर जनन तंत्र 5 नंबर पूछेगा तो नंबर आप क्या डालोगे? पहले नंबर डालोगे आप वृषण, तो लिखोगे क्या? वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण में क्या बनते हैं? नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि वृषण के क्या, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन की क्या कारण, तो ये भी पूछ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन के क्या कारण है 1-2 नंबर में, तो क्या लिखोगे? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। और दूसरा क्या है? लड़कों में यौनारंभ को परिवर्तन करता है। ठीक है, नंबर बी है शुक्रवाहिनी किसे कहते हैं? ये शुक्राणु को वृषण से शीशन तक पहुँचाती है। ठीक है, नंबर 3 है इसमें मूत्र, हेडिंग डालेंगे आप मूत्र। यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। चौथा नंबर आपकी संबंधित ग्रंथियाँ, इसमें क्या डालेंगे? शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इसमें शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें क्या देता है? पोषण प्रदान करता है, उसे उनकी स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का मिलकर वीर्य बनते हैं। ये इसका रहा डायग्राम, आपको डायग्राम इसमें ज़रूर बनाना है। ठीक है, डायग्राम मत भूलना, जैसा है वैसा बनाना है। फिर क्या है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 आपका क्या? मादा जनन तंत्र में आपका क्या है? अंडाशय दिए। क्या दिए? अंडाशय। अंडाशय एक जोड़ी होता है। ठीक है, तो अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। चलिए अब आते हैं आपका अंडाशय हो गया। आप फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको इसका सेकंड पार्ट है। 1 मिनट बच्चे, वो आ गया। ठीक है, फिर दूसरी पॉइंट इसमें दी है अंडाशय में 2 मई से एक अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। आपसे क्वेश्चन आया कि अंडाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अंडवाहिका फ्लोपियन ट्यूब, तो आप एक क्वेश्चन रहता है कि निषेचन कहाँ पर हुआ करता है, तो क्या बताएंगे आप? निषेचन फ्लोपियन नलिका में होता है। इसमें भी 3 भाग होते हैं, तुम्बिका, कीपक। इसमें किस भाग पे होती है? तुम्बिका नामक भाग पे निषेचन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग। अंडवाहिका में क्या देखिए? अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर बताया था ना कि अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता कौन से भाग में? तुम्बिका नामक भाग पे। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। उसका रहा डायग्राम, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अंड कोशिका के निषेचन में होता क्या? जब अंड कोशिका होता है निषेचन, तो क्या होता है उसके साथ? निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा, अब 2 नंबर पूछ सकता है कि प्लेसेंटा क्या है, तो यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ले लेना। अब देखो आ जाए इसका ये फूल के प्रकार। फूल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो नंबर 1 उसका डायग्राम भी है। तो नंबर 1 में क्या है? उभयलिंगी पुष्प। कैसे? तो उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? स्त्रीकेसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जिसमें मतलब उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें स्त्रीकेसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित हो। उदाहरण है आपका सरसों गुड़हल में। ठीक है, तो याद रखना, इसके में पूछ सकता है कि कौन से उभयलिंगी पादप है, दिया है। ठीक है, दूसरा है एक लिंगी पुष्प स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। उदाहरण पपीता, तरबूज। इसमें आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी दोनों को पूछ सकता है। ठीक है, इसका यह डायग्राम। ठीक है, बीज निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है? ठीक है, पराग कोष में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। पर परागण से एक
नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मक का निर्माण होता है। चौथा नंबर है युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा ठीक है इसको लिख लेना कि मतलब निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है किसमें फल में और बीजांड होता है बीज में बदल जाता है। ओके, फिर देखो जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। जनन के मतलब थोड़ी ना कि आप जनन आपके 3 साल की तो आप जनन स्वस्थ हो गए ना। जनन के लिए आपकी शारीरिक मानसिक और सामाजिक और व्यवहार भी आपको दे तभी आप क्या है जनन स्वास्थ्य आप माने जाते हैं। ठीक है। रोगों का लैंगिक संचरण एसटीडी अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे जीवाणु जनित गोनोरिया सिफिलिया। ठीक है, तो आपसे कुछ एमसीक्यू में पूछ सकता है जीवाणु जनित रोग कौन सी इसमें से, तो क्या गोनोरिया सिफिलिस याद रखना। ठीक है। दूसरा है विषाणु जनित रोग, ये भी पूछ सकता है कि इसमें विषाणु जनित रोग 1 नंबर या 2 नंबर विषाणु जनित रोग कौन से हैं। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है तो क्या बताओगे मस्सा एचआईवी या एड्स, याद रखना। कॉन्डम के उपयोग से इन लोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन इस भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि गर्भरोधन से या फिर 1 नंबर में लिखने के लिए आ सकती है परिभाषा। गर्भरोधन से आप क्या समझते हो, क्या गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है, मतलब गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। ठीक है। गर्भरोधन के प्रकार देखो यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु का अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उदाहरण शीशन को ढकने वाले कॉन्डम, योनि से रखने वाले साइबर क्लब टैप। ओके, सर्वाइवल रासायनिक परिवर्तन मादक में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव विपरीत भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, रासायनिक तकनीक होती है थोड़ा मतलब अच्छी नहीं मानी गई है। नंबर सी है आपका IUCD, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है 1 नंबर में भी। ठीक है, लिखने के लिए तो क्या होगा इसका इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ठीक है इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। हाँ ठीक है, डी नंबर आपकी तकनीक क्या दी है, शल्यक्रिया तकनीक। देखो इसमें नसबंदी है तो क्या पुरुषों में शुक्रवाहिकों को रोककर उसमें से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके लिए। ओके, अब देखो डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। नंबर देखें, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें संतति कोश का समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, यही भिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इस प्रक्रिया में जनन कोश का डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं और इसके साथ साथ दूसरी कोश का संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रिया विलग हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए प्रश्न आपका, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न होता है। देखो परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की दो कोशिकाओं के संलयन नहीं होता है, यह निषेचन से पहले की क्रिया है। निषेचन में नर व मादा युग्मक का संलयन होता है तथा युग्मनज बनता है, यह परागण की बाद की प्रक्रिया। ठीक है, शुक्राणु दूसरा देखिए, शुक्राणु में प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है, तो प्रोटेस्ट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है, तो आप इनके क्या सारे की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितनी इसमें लिखे हैं 1 नंबर के हैं 3 नंबर के 4 नंबर के सभी आपको एक साथ ही मिल रहे हैं, तो आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके जितना आपको लिखे उतना ही आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो आप ये वाले क्वेश्चन को नोट करके लिख सकते हैं आप, और इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना आपको नोट्स में है सिर्फ आप उतना ही पेपर है, क्योंकि एग्जाम में कितना टाइम थोड़ी ना होता है कि आपकी महाभारत वो चेक करता रहे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। एक मिनट कहाँ गया इसका, चलिए आगे देखो। फिर क्या रहा है कि देखो इसमें पूछा गया है कि मानव में वृषण के क्या कारण है, सॉरी कटा है ऊपर दिख नहीं रहा, लेकिन सुनो मानव में वृषण के क्या कारण, तो मानव में वृषण के निम्न कारण। नंबर 1 बताया था शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्राव करना, पूछ सकता है 2 नंबर में। फ्रेंड सबसे ऋतुस्राव क्या होता है, देखो निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतः भित्ति की मंसल एवं स्पंजी परत जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं।
तो आपसे पूछ भी सकता है कि ऋतुस्राव या ऋतु धर्म की अवधि कितनी होती है, तो 28 से 29 दिन। कितनी? 28 से 29 दिन। एमसीक्यू इसमें पूछ सकता है 1 नंबर के लिए। अब देखो पुष्प के अंदर काट कर नामांकित चीज़, तो आपको ये याद रखना 2 नंबर में आपके पक्का पूछेगा, तो आप इससे अपने बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, तो देखो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ, चलिए ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ ठीक है, आइए, डन। तो क्या पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 3 है, यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखो यौन आरंभ के समय लड़कियों में दिखने वाले परिवर्तन कौन से, नंबर 1, 2 नंबर पूछ सकता है, जननांगों के आसपास बाल आना, ठीक है। नंबर 2 है उनके बच्चों के आकार में वृद्धि हो जाना, ठीक है। और नंबर 3 है रजोस्राव आरंभ हो जाना। रजोस्राव किससे कौन सी ईयर से चालू होते हैं, 12 से 14 साल के बीच में चालू हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, चौथा नंबर है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, तो भ्रूण माँ के गर्भस्थ में पोषित होता है, माँ के रक्त से पोषण प्रपात करता है, माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण, तो बताया था कि प्लेसेंटा का क्या करें, ये भी पूछ सकते प्लेसेंटा क्या, तो क्या बताओगे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य को पोषण देना और भ्रूण को गर्भाशय से क्या करना, जोड़ कर रखना। 5वां नंबर है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोग से रक्षा करेगा, तो याद रखना, थोड़ा घुमाऊ वाला क्वेश्चन है, आपको दिमाग खराब कर सकते हैं, सुनना बात को, नहीं, कॉपर टी यौन संचारित रोगों का नियंत्रण नहीं रोकती, कॉपर टी केवल गर्भ धारण को रोकती है, इतना बात को याद रखना। क्या करती है, कॉपर टी यौन संचारित रोगों का स्थानांतरण नहीं रोकती, सिर्फ क्या रोकती है, गर्भ धारण को रोकती है, ठीक है, इतना याद रखना बात को। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में अंतर लिखिए। लिखिए, कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है, उनमें से जनन के लिए अलग से कोई ऊतक या अंग नहीं होता है, अतः उनमें से जनन केवल द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा ही हो सकता है। कुछ जीवों जैसे ईस्ट में मुकुलन द्वारा भी जनन होता है, ठीक है। अब देखो बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है, इनमें से जनन के लिए अक्ष अंग से ऊतक या जनन तंत्र होते हैं, अतः इसमें जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। प्रश्न नंबर 10 है, 1 मिनट बच्चे, कहाँ गया, 1 मिनट रुकना थोड़ा, हाँ ठीक है, अरे ओके, रुक जाइए बच्चे थोड़ा, ठीक है। इसको तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, चलो दोबारा, डीएनए की प्रतिकृति के प्रजनन में क्या हो सकता है, नंबर 1 है आपका, तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियाँ बनती हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीव की विशिष्ट स्थान में रहने के योग बनाती है। रुकना बच्चे, ज़रा 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, बस, हाँ आ गया। फिर यह जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए जो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों, ठीक है। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए जो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवों में विभिन्नता उनकी स्पीसीज प्रजाति की समष्टि को स्थायित्व प्रदान करता है। कोई भी एक समष्टि अपने निकेत के प्रति अनुकूलित होते हैं, परंतु विषम परिस्थितियों में जब कोई निकेत मीन्स ग्रह या घर उनके अनुकूल नहीं रह जाता है, तब यही विभिन्नताएं उनकी समष्टि के समूल विनाश से बचाता है। उनके समष्टि में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो उन विषय परिवर्तन का प्रतिरोध कर पाते हैं और वे जीवित बच जाते हैं, परंतु उनके समष्टि से कुछ बेस्ट मर जाते हैं। अतः विभिन्नताएं समष्टि की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए लाभदायक होते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ बच्चे ओके, ठीक है, आ गया। अब देखो पूछ रहा है कि रजो दर्शन 1 नंबर में आया, ठीक है, या 1 2 आपको जो दिए हैं 1 नंबर में पूछेगा पक्का। क्या पूछ रहा है कि रजो दर्शन से आप क्या समझते हो, क्या बताओगे, यौन आरंभ के समय रजो धर्म के प्रारंभ को रजो दर्शन कहते हैं, मतलब यौना आरंभ के समय रजो धर्म के प्रारंभ को रजो दर्शन कहते हैं। यह 12 से 14 वर्ष की आयु की युवतियों में क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। रजनी वृत्ति क्या होती है ये देखना, जब स्त्री के रजो धर्म 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव तथा अन्य घटना चक्रों की समाप्ति रजनी वृत्ति कहलाती है। यानी कि जब स्त्री 50 साल की उम्र की हो जाती है तो जिसका जो ऋतुस्राव होता है और जो घटना होती है क्या होती है,
बंद हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रजनी वृत्ति कहलाती है। ठीक है, यहाँ है परागकण किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का नाम लिखे हो। तो देखो, परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक के स्थानांतरण को क्या परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होते हैं, स्वपरागण, पर परागण। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑटो हेट्रोन्यूट्रिशन तथा पर परागण को हेट्रो टेरोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो स्वपरागण किसे कहते हैं, एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। मतलब एक पुष्प, एक मिनट बच्चे, ठीक, हाँ उसको ना, इसको देख लो, ये चलते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या बोल रहा है कि जैव प्रक्रम या पोषण किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम पहला आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट हेडिंग है आपकी जैव प्रक्रम। ठीक है, क्या कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैविक क्रियाओं के लिए जीवों को ऊर्जा को आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को समझ, सिर्फ आपको जब जब प्रक्रम पूछना एक नंबर, तो सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना जैव प्रक्रम कहलाती हैं, बस हो गया। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, अब देखो पोषण पे आ जाओ। पोषण भी एक नंबर में आप सकते हैं कि पोषण से आप क्या समझते हो, क्या बताओगे, जब जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। मतलब जब कोई जीव कोई भी पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करे तो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। देखो पोषण की विधि कितनी है, दो प्रकार की होती है, पता था, जीवों पोषण मुक्ता दो विधियों द्वारा होता है। नंबर स्वपोषण, पर पोषण जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और पर पोषण को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो स्वपोषण किसे बोलते हैं, तो स्वपोषण क्या है, ऑटोट्रॉफ शब्द से आई है। मतलब ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ऑटोट्रॉप के मेल से हुई है। तो ऑटो शब्द का अर्थ स्व या स्वतः होता है, और ट्रॉप का अर्थ है पोषण होता है। तो यानी कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न हो तो क्या कहलाते हैं, आपके स्वपोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो आ जाते इसके बाद पर पोषण। तो देखिए समझते हैं पर पोषण क्या है। तो पर पोषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसे जीव जो पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर क्या करें, निर्भर रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, पर पोषण। एक मिनट बच्चे रुकना थोड़ा ज़रा, बस 2 मिनट दो मुझे, हाँ ठीक है। अब देखिए आज जो विषम पोषी, पोषी पोषण से आप क्या समझते हो। देखो विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीवों को कार्बनिक पदार्थों और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधे या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। जैसे युगलीना को छोड़कर सभी जंतु अमरबेल, जीवाणु, कवक आदि। अब देखो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल के कलिका फूटने या प्रवर्ध निकालने के फलस्वरूप संपन्न होता है। एक कोश की जीव जैसे ईस्ट में सर्वप्रथम शरीर या कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से एक या एक से ज़्यादा कंद रूपी उभार निकलता है जिसमें मुकुल का यह बड़ कहते हैं। इसके साथ केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रों का निर्माण कर एक केंद्रक मुकुल में पहुंचकर केंद्रक युक्त मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर। देखो उत्पादक से आप क्या समझते हैं, हरे पौधे जैसे घास, पेड़ इत्यादि जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उत्पत्ति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं जो कार्बनिक यौगिकों कार्बोहाइड्रेट के रूप में हरे पौधे के फलकों उत्कों में संचित रहता है। इस प्रकार हरे पौधे उत्पादक हुए तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सह उत्पाद के रूप में O2 निकलता है जिसका उपयोग समस्त जीवों के द्वारा शोषण के लिए होता है। ओके, अब देखो रक्त आ जाते हैं, तो रक्त इसके क्या घटक होते हैं, तो उसको मैंने लगता है आपको पहले वाले में बता दिया था आपको कि उसमें रक्त में क्या होता है। तो सुन लीजिए 4 नंबर 5 नंबर में आ गया रक्त का पहला मेन हेडिंग है कि रक्त कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक तरह संयोजी जो लाल रंग का एक गढ़ा छारी, इसका छारी के, हाँ पूछ रहे हैं कि जो रक्त का पीएच होता है कितना होता है, 7.4, भूलना मत, 7.4 होता है। ठीक है, जो रक्त वाहिनी तथा हृदय में प्रवाहित होता है, यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। रक्त के 2 घटक होते हैं, नंबर तरल भाग जो प्लाज्मा या प्लाविका कहलाता है, ठोस भाग जो जिसमें लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, रक्त
कीटाणु होते हैं। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो रक्त का 55% भाग होता है, जिसमें 90% जल, 7% ऋण तथा 0.9% अकार्बनिक लवण या 0.18% ग्लूकोज या 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। श्वेत रक्त कोशिका रंगहीन और अनियमित आकार के न्यूक्लियस युक्त होते हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं से अत्यंत कम होते हैं। रक्त पट्टिकाणु जो बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु या साइटिस भी कहते हैं, ये रक्त थक्का बनने में सहायक होते हैं। समझ में? ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे आपका फिजिक्स है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी फिजिक्स देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बाय।